वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी प्री और यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि लुम्बिनी जो है वो आज की डेट में नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में। तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में जो है वो चार अभिलेखों के नाम दिए गए हैं। इन चार अभिलेख में सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शंस ये है कि बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और डी ऑप्शन है रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक, जो अशोक का रुमनी देई स्तंभ अभिलेख है उससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, अब हम इस प्रश्न के जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं इससे संबंधित उनको देखेंगे। ठीक है, देखिए रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख से भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म से संबंधित सूचना मिलती है और यह अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक ने जो भी अभिलेख बनाए थे, ठीक है, उनमें यह सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। ठीक है, तो यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अशोक का सबसे छोटे स्तंभ अभिलेख का नाम बताइए तो यह है रुक्मिणीदेवी का स्तंभ अभिलेख। तो सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है रुक्मिणीदेवी ग्राम लुम्बिनी है जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, सम्राट अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वह अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष, ठीक है, तो 20वें वर्ष बाद यहां आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह लुम्बिनी कब वो विजिट करते हैं तो अपना राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में वह कहां पे आते हैं? लुम्बिनी में आते हैं। ठीक है, तो जो लुम्बिनी में स्थित रुक्मिणीदेवी जो स्तंभ अभिलेख है उससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में एक बसा गांव है लुम्बिनी, वहां पे जो है यह अभिलेख है रुक्मिणीदेवी। इस अभिलेख की खोज फ्यूरर फ्यूरर ने की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस अभिलेख की खोज किसने की थी, इसको खोजा किसने था, डिस्कवर किसने किया था, तो कौन? फ्यूरर का नाम बताएगा। और इस स्तंभ को बनाया किसने था? तो अशोक ने। ठीक है, और अशोक लुम्बिनी जाते कब हैं? तो अपने राजा अभिषेक के 20वें वर्ष जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कलेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? ठीक है, तो आपको बताना है कि तमिल रामायणम या रामावतारम, ठीक है, रामायणम या रामावतारम के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, तो ये है कम्मन। कम्मन बहुत ही कहा जाए कि प्रसिद्ध तमिल कवि हैं। तो प्रसिद्ध कवि तमिल कवि कम्मन के द्वारा तमिल रामायणम या रमा अवतारम लिखा गया था। ठीक है, अब इस प्रश्न से संबंधित क्या और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। देखिए, चोल शासक कोलतुंग, इनका नाम जरूर याद रखिए। चोल शासक कोलतुंग के शासन काल में तमिल रामायणम या रमा अवतारम के लेखक कम्मन थे। ठीक है, तो कम्मन, ये पूछा जा सकता है कि कम्मन जो ये कवि हैं या जो लेखक हैं वह किसके शासन काल में थे? तो चोल शासक कोलतुंग के शासक काल में। ठीक है, तो तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कम्बन थे। उसे तमिल भाषा के 3 श्रेष्ठ कवियों में गिना गया है। तो 3 जो श्रेष्ठ कवि थे उनमें से एक कौन थे? कम्बन। मैंने बताया ना कि सुप्रसिद्ध कवियों में इनका नाम आता है। तो त्रिरत्न कहा जाए तो त्रिरत्न में एक रत्न कम्बन भी थे। तो त्रिरत्न के रूप में जो 3 कवि हैं, एक तो कम्बन हो गए, तो जो बाकी के 2 हैं वो कौन है? ओटक्कुट्टन, ध्यान दीजिए, ओटक्कुट्टन और पुगलेंदी। ये भी नाम याद रखें, ओटक्कुट्टन तथा पुगलेंदी। तो ये पूछा जा सकता है कि तमिल कवियों के जो त्रिरत्न हैं, मतलब ये जो 3 नाम हैं वो कौन? एक तो कम्बन जिन्होंने
तमिल रामायणम या रामावतारम लिखा। इसके अलावा जो दो कवि हैं, कौन, ओट्टाकुट्टन और पुगलेंदी, उसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया जो रमा अवतारम नाम से विख्यात है। ठीक है, तो इन तीन कवियों का नाम याद रखना है और ये भी याद रखना है कि रमा अवतारम के लेखक, तो लेखक कौन, कम्मन। इस ग्रंथ में राम कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि नाम ही है तमिल रामायणम या रामावतारम, तो इसमें चर्चा किसकी होगी, इसकी विषय वस्तु क्या होगी, राम होंगे। ठीक है, तो राम के बारे में जो है जानकारी आपको मिलेगी। ठीक, और एक तरीके से ये ट्रांसलेशन है, तमिल ट्रांसलेशन, तमिल में जो है वो उसको ट्रांसलेट किया था किसने, कम्बन ने, रामायण को। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। ठीक है, तो जो तमिल राजवंशों में से कौन जो है संगम युग का राजवंश नहीं था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, चेर, चोल, पल्लव और पांड्य, ये चारों के चारों साउथ इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ठीक, इनमें से ये जो तीन हैं, ठीक, इनमें से तीन जो है वो संगम युग के राजवंश हैं। अब आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन है जो संगम युग का राजवंश नहीं है। ठीक, तो यहां पे आपका सही उत्तर है पल्लव। जो पल्लव राजवंश है वो संगम युग के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन दक्षिण भारत के राजवंशों में से पल्लव राजवंश भी एक है। ठीक है, तो चेर, चोल, पल्लव, पांड्य, ये चारों के चारों जो है दक्षिण भारत के राजवंश हैं, लेकिन लेकिन संगम युगीन कौन कौन से वंश हैं, चेर, चोल और पांड्य। जो नहीं है वो कौन है, पल्लव। तो आपसे पूछा जा गया है कि तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है, कौन नहीं है, तो क्या उत्तर होगा, पल्लव। अब हम इस राजवंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए, चोल, चेर तथा पांड्य, जैसा कि मैंने बताया कि चोल, चेर तथा पांड्य जो है संगम युग के राजवंश हैं, जबकि जो पल्लव राजवंश है वो संगम युग का राजवंश नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में पल्लव राजवंश है, तो पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का राजवंश है, लेकिन संगम युग का राजवंश नहीं है। ठीक है, पल्लव राजवंश का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो बताइएगा बप्पदेव। बप्पदेव जो है पल्लव वंश का संस्थापक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे कहानी जो है वो चेंज हो जाती है। जो वास्तविक संस्थापक है वो है सिंह विष्णु। ठीक, जिसका जो टाइम पीरियड होता है शासन काल का, वो होता है 575 से 600 ईस्वी, मतलब कि 25 साल का शासन काल होता है सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु को जो है रियल फाउंडर माना जाता है पल्लव वंश का। ठीक है, तो जो वास्तविक संस्थापक है वो है सिंह विष्णु, लेकिन संस्थापक के रूप में पूछा जाए तो बप्पदेव नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर पूछा जाए, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि संस्थापक कौन है, सबसे शक्तिशाली जो है वो शासक कौन रहा उस राजवंश का, तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, तो नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम आपको याद रखना है। सबसे शक्तिशाली जो है वो राजा था पल्लव राजवंश का। अगला प्रश्न यह है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो आपको वह एविडेंस बताना है, वह साक्ष्य बताना है जिससे यह सिद्ध हो कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतर्गत आता था। ठीक है, शासन में या साम्राज्य में आता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। ठीक है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिला अभिलेख है वहां से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, गुजरात शामिल था। अब ये जो जूनागढ़ शिला अभिलेख है इसके बारे में जो जानकारी है काफी इंपॉर्टेंट है, और जूनागढ़ जैसा कि हम जानते हैं कि वो गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो जूनागढ़ शिला लेख है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है वह गुजरात तक फैला था। अगला प्रश्न यह है कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक द्वारा, खिज खान के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सल्तनत काल में
5 जो है वो राजवंश आते हैं। एक होता है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा जो कि अंतिम राजवंश आता है वो होता है लोदी वंश। ठीक है, तो सल्तनत काल के जो ये जो 5 राजवंश हैं उसमें जो अंतिम राजवंश है लोदी वंश, उसका उसका जो है एक शासक होता है सिकंदर लोदी, उसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना की जाती है। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगरा नगर की स्थापना किस वर्ष में हुई, और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि आगरा नगर को इसने जो है अपनी राजधानी के रूप में कब स्थापित किया, किसने, सिकंदर लोदी ने। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि सिकंदर लोदी जो है वह आगरा नगर की स्थापना किया। तो कब किया, 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करता है और सिकंदर लोदी ने आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बताई। मतलब कि 2 साल के बाद 1504 में इसकी स्थापना करता है और 2 साल के बाद 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा को अपनी राजधानी कैपिटल बनाता है। ठीक है, उसने भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गजे सिकंदरी जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखी थी। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसने गुरु लिखी, ठीक है, ध्यान दीजिए, गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखते। तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखने वाला शासक था सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का था और इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और इसने भूमि मापन के लिए एक पैमाना जो है प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो आपको बताना है कि किसके शासन काल में विजयनगर आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो देवराय फर्स्ट पहला ऑप्शन है, देवराय फर्स्ट के राज्यकाल में, देवराय 11 नहीं, ये सेकेंड है। ठीक है, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, तीसरा कृष्णदेव राय के राज्यकाल में और चौथा है वीर विजय के राज्यकाल में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर आता है। अब यहाँ अब्दुल रज्जाक के बारे में जो अन्य इंफॉर्मेशन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको देखते हैं। देखिए, यह होता है फारस से, ठीक है, तो यह है फारसी राजदूत, कौन, अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आता है और वह विजयनगर के बारे में बहुत ही जो है काफी अच्छी बातें बता के जाता है। ठीक है, काफी जो है उसकी भव्यता और उसका ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटी जो है वो किस लेवल का था उसके बारे में बता के जाता है। ठीक है, तो यह विजयनगर के बारे में लिखता है कि यह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। ठीक है, आप समझिए कि ये बात कौन कह रहा है, ये कह रहा है अब्दुल रज्जाक, जो कि फारसी जो है वो एम्बेसडर है, फारसी राजदूत है। वो क्या बता रहा है, वह यह बता रहा है कि विजयनगर जो है दुनिया का सबसे भव्य शहरों में से एक था और उसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योगों तथा बंदरगाहों, कृषि, निवासियों के रहन सहन तथा रीति रिवाज, दरबार, नगर व खजाने आदि अनेक बातों का अच्छा वर्णन किया। ठीक है, बहुत तारीफ इसने किया है। तो ये चीज याद रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा फारस जो है वो राजदूत था जिसने जो है देवराय द्वितीय के समय में आता है विजयनगर और विजयनगर की इस तरह की तारीफें करता है, यहाँ के ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर की और यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में। अगला प्रश्न, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। ठीक है, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जहांगीर के समय का, वह कौन सा डच पर्यटक है जो यह डिस्क्रिप्शन जो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह कौन था, तो ये था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये कहां का है, प्रश्न में दिया हुआ, ये डच का है। डच मतलब आज का हॉलैंड। ठीक है, तो हॉलैंड के लोगों को जो है डच बोला जाता था। अब देखिए,
फ्रांसिस्को पेल्सट एक डच पर्यटक था जिसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, जहांगीर इंडिया द रेमोन्स्ट्रेंट्री ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सट। किताब ध्यान से देखिए, जहांगीर इंडिया द रेमोन्स्ट्रेंट्री ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सट में अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय नगरों के उद्योग धंधों तथा व्यापारिक क्रियाकलापों जैसे कि गरम मसाले तथा नील व्यवसाय का वर्णन किया है। ठीक है, गरम मसाले और नील के कारोबार का वर्णन भी इसने किया है। किसने? फ्रांसिस्को पेल्सट ने। और इसकी बुक का क्या नाम है? जहांगीर इंडिया द रेमोन्स्ट्रेंट्री ऑफ फ्रांसिस्को पेल्सट। और यह कहां का नागरिक है? डच, हॉलैंड का। अगला प्रश्न यह है कि मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो जो मुगल चित्रकला है, पेंटिंग है, उसकी नींव किसने रखी थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है हुमायूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, सही उत्तर क्या हो गया? हुमायूं हो गया। अब देखिए, हुमायूं के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, बाबर की मृत्यु जो है वो 1530 में हो जाती है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। और जिसकी नींव कौन डालता है? बाबर। और बाबर का लड़का होता है हुमायूं। ठीक, तो बाबर जो है एक मजबूत शासक था। हुमायूं को जब उसकी सत्ता मिलती है तो हुमायूं जो है वह जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाता है, उस साम्राज्य को जो है वो जो है सही से मजबूती के साथ वो चला नहीं पाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ के जो शासक होते हैं उनसे जब युद्ध होता है तो युद्ध में हार का सामना करने की वजह से जो है हार के सामना के डर से जो है देश छोड़ के भाग जाया करता था। ठीक है, तो उसी क्रम में ये जो है फारस वाले एरिया में या अफगानिस्तान वाले एरिया में जो है वो चला जाया करता था। ठीक, तो उसी टाइम पीरियड में होता क्या है कि वहाँ के जो है जो चित्रकला जो है वो वहाँ पे वो सीखता है, उसकी जो इंटरेस्ट है चित्रकला पेंटिंग में बढ़ती है और उससे जो है उसको फिर से जो है वो मुगल साम्राज्य में वो इंट्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इसकी कहानी देखते हैं। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने अपने फारस तथा अफगानिस्तान के प्रवास के दौरान रखी थी, जिसमें दो फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद की सेवाएं प्राप्त किया। ठीक है, फारस के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद के सहयोग से हुमायूं ने मुगल चित्रकला को प्रारंभ किया। ठीक है, तो अपने जो प्रवसन के दौरान, मतलब कि जब वो भारत छोड़ के जब वो बाहर चला जाता था यहाँ के राजाओं से जो है बचने के लिए, तो उस दौरान जो है दो फारसी चित्रकार, कौन से? मीर सैयद अली और अब्दुस समद की जो है वो सेवाएं लेता है, उनसे चीजें सीखता है। ठीक है, और इसके बाद फारस के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के सहयोग से हुमायूं ने मुगल चित्रकला को प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसके बाद से जो भी पेंटिंग जो बनना स्टार्ट हुई वो मुगलों के नाम से जानी जाने लगे। ठीक है, और पेंटिंग में जो है एक मुगलों की पेंटिंग एक प्रकार में आती भी है। ठीक है, तो लोग बोलते हुए कि ये पेंटिंग कौन सी है, तो ये मुगल पेंटिंग है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल पेंटिंग की नींव किसने डाली तो आप बताइएगा हुमायूं ने। अगला प्रश्न, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो उस क्षेत्र का नाम बताना है जहां पे बाबा रामचंद्र ने किसानों को जो है ऑर्गेनाइज किया था और संगठित किया था। ठीक है, तो यह क्षेत्र था अवध। ठीक है, अवध उत्तर प्रदेश। और अवध और उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो खास तौर से जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पे देखिए, ये भारत के प्रसिद्ध किसान नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र भारत के प्रसिद्ध किसान नेता और किसान नेता के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः किसान आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा था और उनका कार्य क्षेत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यह जो है अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में तो प्रतापगढ़ नहीं दिया था, वहां पे दिया था अवध। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है अवध मानेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ ले कभी तो आप बताइएगा क्या? प्रतापगढ़। उन्होंने कृषकों की बेदखली का विरोध किया तथा इस पर नियंत्रण लगाने में भी सफल रहे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वह कहां पे आयोजित किया गया था, तो सही उत्तर है लखनऊ में। ठीक, इसका आयोजन जो है वो लखनऊ में हुआ था।
अब इसके बारे में थोड़ा सा अन्य इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा की समाप्ति के बाद, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसकी समाप्ति के बाद 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ये पूछा भी जाता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है वो कब की गई, तो 1936 में। कहां पे की गई, तो लखनऊ में। तो क्या है इंफॉर्मेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई और प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा जिसका सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। तो अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 1936 को। जगह कौन सी रहती है, लखनऊ। तो वहां पे जो है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता बिहार कांग्रेस के सभापति स्वामी सहजानंद, इनका नाम पूछा जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो उस समय जो स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं वो क्या होते हैं, बिहार कांग्रेस के सभापति होते हैं। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता बिहार कांग्रेस के सभापति स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एन.जी. रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसान सभा का जो चीफ सेक्रेटरी है, जो महासचिव है, वो कौन थे, तो एन.जी. रंगा। और एन.जी. रंगा का संबंध कहां से है, आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के वो प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एन.जी. रंगा वो थे महासचिव। क्या थे, महासचिव। तो इस तरीके से याद रखना है, जो अखिल भारतीय किसान सभा होती है इसका प्रथम आयोजन 1936 में लखनऊ में होता है, 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, जो कि बिहार कांग्रेस के सभापति होते हैं, और आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अग्रणी नेता कौन, एन.जी. रंगा, इसके महासचिव होते हैं। तो इस तरह से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है कि महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा के कौन थे, तो एन.जी. रंगा। और एन.जी. रंगा का संबंध कहां से है, यह है आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन से। ठीक है, तो यह इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे, जैसे भी लगे हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।